हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास 20 है और आज इसमें हम अपना जो हमारा टॉपिक चल रहा है यूरोपीय कंपनीज का भारत आगमन। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पुर्तगाल जो कंपनी आई थी, पुर्तगाल जो आए थे उनके बारे में पढ़ा था और आज इस वीडियो में जो अंग्रेज आए थे भारत में उनके बारे में आज हम कंप्लीट करेंगे। अंग्रेजों का जो भारत में आगमन हुआ था, यह सबसे पहले भारत के जो पड़ोसी क्षेत्र थे इंडोनेशिया, तो अंग्रेजों की सर्वप्रथम जो यात्रा थी वो सुमात्रा, जावा व मलक्का के लिए हुई थी। और सुमात्रा, जावा व मलक्का जो क्षेत्र हैं ये इंडोनेशिया में आते हैं। इनका जो उद्देश्य था अंग्रेजों का, वो उद्देश्य था मसालों के लिए एक हिस्से पर नियंत्रण करना। मतलब एक हिस्से पर ही अपना नियंत्रण करते हैं और उधर से अपना व्यापार का कारोबार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया था। वे पूर्व के देशों के साथ व्यापार के लिए एक कंपनी का गठन किया था। 1599 से पहले भी 1586 व 1593 में भारत में कुछ व्यापारी आए थे अकबर के शासनकाल में। तो व्यापारियों ने इंग्लैंड में जाकर 1599 में लंदन में, दोबारा से देखिए कि 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का गठन किया था। और इस सभा का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि पूर्वी जो देश हैं जैसे भारत, पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए एक कंपनी का गठन होना चाहिए और जो पूर्वी देशों के साथ व्यापार होगा वो उस कंपनी के द्वारा ही किया जाएगा। जो कंपनी का गठन हुआ था 1599 में वो थी हमारी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया रखा गया था। और बाद में जाके इसी कंपनी को ईस्ट इंडिया नाम से भी जानने लगे थे भारत में। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1600 में, वो हुई थी 1600 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये तो था मर्चेंट, मतलब कि समुद्र के मार्ग से आने के लिए इस कंपनी का गठन हुआ था। परंतु शिथल मार्ग से व्यापार करने का जो अधिकार प्राप्त हुआ था सबसे पहले जिस कंपनी को, वो कंपनी थी लीवेंट कंपनी, और इसे अधिकार प्राप्त हुआ था 1593 में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि कुछ इतिहासकारों का अनुसार 1586 व 1587 में मुगल बादशाह अकबर, 1586 व 87 में मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में दो अंग्रेजी व्यापारी भारत आए थे और उनका नाम है रॉल्फ फिंच व जॉन। दोबारा से देखिए एक बार कि दो व्यापारी भारत में आए थे अकबर, मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में, और वो दो व्यापारी थे रॉल्फ फिंच और जॉन। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1599 में शिथल मार्ग से जॉन मिल्डन हॉल यात्री भारत पहुंचे थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि इंग्लैंड की महारानी 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, और एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 में एक आज्ञा पत्र द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की आज्ञा दे दी थी। 1599 में कंपनी का गठन हुआ था इंग्लैंड में, और 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को 15 साल के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की आज्ञा दे दी थी कि आप पूर्वी देशों के साथ 15 साल व्यापार करिए। आगे चलकर 1600 में तो दी थी 15 साल के लिए आज्ञा, परंतु 1609 में इसमें अधिनियम करके
इसे अनिश्चित काल तक कर दिया गया था कि जब तक हम चाहेंगे तब तक व्यापार किया जाएगा पूर्वी देशों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जो हमारी कंपनी थी अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रबंध के लिए या ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के लिए एक समिति की व्यवस्था की गई थी और उस समिति की व्यवस्था जो की गई थी उसमें टोटल 26 सदस्य थे। 26 सदस्यों में से एक थे निर्देशक और एक थे उपनिर्देशक और 24 थे अन्य सदस्य। बाद में जो ये समिति थी, इस समिति को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या फिर निर्देशक मंडल के नाम से भी जाना जाता था। दोबारा से देखिए एक बारी कि 1599 में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए कंपनी का गठन होता है जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है और 1600 में एलिजाबेथ प्रथम जो उस समय महारानी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल तक व्यापार करने के लिए पूर्वी देशों के साथ आज्ञा दे देती है और 1609 में जो 15 साल की आज्ञा दी थी इसे अनिश्चित काल तक की कह दिया जाता है। आगे चल के कंपनी के प्रबंध के लिए, कंपनी के नियंत्रण के लिए समिति का गठन होता है जिसमें कुल 26 सदस्य होते हैं। 26 सदस्यों में से एक होता है निर्देशक और एक होता है उपनिर्देशक और 24 होते हैं अन्य सदस्य। और आगे चलकर जो ये समिति होती है 26 सदस्य वाली, इस समिति को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या फिर निर्देशक मंडल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी जहाज से इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पहुंची थी। 1600 में स्थापना हुई थी और 1601 में इंडोनेशिया के मसाला द्वीप में पहुंची थी ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारत में प्रथम कोठी व प्रथम फैक्ट्री स्थापित करने के लिए का प्रयास किया गया था अंग्रेजों के द्वारा और प्रथम कोठी व प्रथम फैक्ट्री जो स्थापित करने का प्रयास किया गया था 1608 में, वो किया गया था सूरत में और यह प्रयास रहा था असफल। तो सूरत में जो पहली फैक्ट्री खोलने का प्रयास किया गया था वो असफल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक जहाज 1608 में सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था और कैप्टन हॉकिंस समुद्र के रास्ते से आने वाला प्रथम अंग्रेज बना था 1608 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हॉकिंस समुद्र के रास्ते से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था। कैप्टन हॉकिंस जो आया था वो एक सूचना, एक फरमान लेके आया था मुगल बादशाह अकबर के लिए, परंतु अकबर की तब तक मृत्यु हो गई थी। तो उस समय मुगल बादशाह मिला था इन्हें जहांगीर। तो जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस जो अंग्रेज था वो भारत में आया था और कैप्टन हॉकिंस समुद्र के रास्ते से आने वाला प्रथम अंग्रेज था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब 1608 ईस्वी में हॉकिंस जहांगीर के नाम ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब हॉकिंस जो थे, जो समुद्री मार्ग से पहला अंग्रेज भारत में आया था कैप्टन हॉकिंस, तो हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में फारसी भाषा में बात की थी। वह जहांगीर ने 400 का मनसब प्रदान किया था कैप्टन हॉकिंस को। जब कैप्टन हॉकिंस आया था भारत में तो कैप्टन हॉकिंस के जो साथ में थे जहांगीर के दरबार में वो थे विलियम फिंच। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि हॉकिंस ने सूरत में, जो सूरत था, सूरत में कोठी व फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी थी जहांगीर से, परंतु जो सूरत के व्यापारी थे उन्होंने इस चीज का विरोध किया था। तो जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को कोठी खोलने की अनुमति नहीं दी थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जहांगीर ने जो मुगल बादशाह जहांगीर था,
जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो इंग्लिश खान की जो उपाधि मिली थी वो कैप्टन हॉकिंस को मिली थी, किसके द्वारा? मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1611 ईस्वी में 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडिल्टन ने सवाली स्थान पर पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया था। और जब कैप्टन मिडिल्टन ने पुर्तगाल के जो जहाजी बेड़ा था उसको जब परास्त कर दिया था, तो इससे जो जहांगीर था वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ था अंग्रेजों से। और जब वो प्रभावित हो गया था तो उसने जो कोठी खोलने की, जो फैक्ट्री खोलने की अनुमति थी उसको स्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जब जहांगीर ने अनुमति दे दी थी तो 1611 में मसूलीपट्टम 1611 में मसूलीपट्टम में प्रथम अस्थायी फैक्ट्री खोली गई थी, व्यापारिक फैक्ट्री इसे कहा गया था। तो पहली जो अस्थायी फैक्ट्री थी वो 1611 में खोली गई थी। उसके बाद 1613 में, अस्थायी तो थी मसूलीपट्टम वाली 1611 में, परंतु 1613 में स्थायी रूप से फैक्ट्री खोली गई थी अंग्रेजों के द्वारा सूरत में। दोबारा से ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हमने अपना अभी पढ़ा था कि सबसे पहले 1608 में सूरत में कोठी खोलने का प्रयास किया गया था, परंतु वो असफल रहे थे। दूसरी कोठी मसूलीपट्टम में खोली गई थी, व्यापारिक कोठी खोली गई थी 1611 में। और 1613 में प्रथम स्थायी फैक्ट्री खोली गई थी सूरत में 1613 में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब मसूलीपट्टम में 1611 में अस्थायी रूप से व्यापारिक कोठी खोली गई थी तो गोलकुंडा राज्य का जो प्रमुख बंदरगाह था वो था मसूलीपट्टम। गोलकुंडा राज्य का जो प्रमुख बंदरगाह था वो था मसूलीपट्टम, जहां से व्यापार होता था। इसी वजह से अंग्रेजों ने 1611 में व्यापारिक कोठी खोली थी मसूलीपट्टम में। तो मसूलीपट्टम में जब कोठी खोल दी थी तो यहां से अंग्रेजों ने व्यापार किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, और वो व्यापार किया जाता था सूती वस्त्रों का। सूती वस्त्रों का व्यापार किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, और वो अंग्रेज सूती वस्त्र भेजा करते थे फारस व बैंटम में। फारस व बैंटम में। दोबारा से ध्यान दीजिए कि 1611 में मसूलीपट्टम में पहली अस्थायी व्यापारिक फैक्ट्री खोली गई थी, और गोलकुंडा राज्य का एक बहुत ही प्रमुख बंदरगाह था मसूलीपट्टम। और मसूलीपट्टम में अंग्रेज जो थे वो सूती वस्त्रों का व्यापार किया करते थे और सूती वस्त्रों को विदेश में भेजा करते थे फारस व बैंटम में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1629 ईस्वी में पहले इसे जब मसूलीपट्टम में व्यापार किया जा रहा था तो मसूलीपट्टम में अंग्रेजों का विरोध होने लगा था, और जब अंग्रेजों का विरोध होने लगा था भारी मात्रा में, तो अंग्रेजों ने 1629 में अरमा गांव में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी खोली थी। पहली खोली थी मसूलीपट्टम में व्यापारिक कोठी अस्थायी रूप से, और दूसरी खोली थी 1629 में अरमा गांव में दूसरी व्यापारिक कोठी खोली थी। और इसी के पास में डच जो थे, डचों की पुलिकट बस्ती थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जब मसूलीपट्टम में विरोध हो रहा था व्यापारिक कोठी का, परंतु मसूलीपट्टम एक बहुत ही प्रमुख बंदरगाह था व्यापार के लिए, जहां से सूती वस्त्रों का व्यापार किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। तो 1632 ईस्वी में गोलकुंडा राज्य का सुल्तान था, जिसको अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया था। मतलब गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दे दिया था व्यापार के लिए, और बदले में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान को 500 पगोडा वार्षिक कर देकर व्यापार किया था। तो गोलकुंडा राज्य का जो प्रमुख बंदरगाह था मसूलीपट्टम में, अब उसमें भी अंग्रेज अपना व्यापार कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने गोलकुंडा के सुल्तान को
शाही गोलकुंडा के सुल्तान ने शाही फरमान अंग्रेजों को दे दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1629 में 1639 में फ्रांसिस डे अधिकारी ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया व किलेबंद कर दिया था। 1639 में फ्रांसिस डे अधिकारी, अंग्रेजी अधिकारी थे फ्रांसिस डे अधिकारी ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया था। जब उन्होंने मद्रास को पट्टे पर ले लिया था तो मद्रास को किलेबंद कोठी बनाया था। जो किलेबंद कोठी बना दिया था और आगे चल के इस कोठी को नाम दिया गया था फोर्ट सेंट जॉर्ज या फिर फोर्ट सेंट डेविड जॉर्ज। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जब अंग्रेजों का व्यापार बढ़ता जा रहा था तो अंग्रेजों ने बंगाल में जब हमने अपना बंगाल राज्य किया था कंप्लीट, तो बंगाल राज्य में भी हमने देखा था कि अंग्रेजों के द्वारा जो पहली व्यापारी कोठी खोली गई थी बंगाल में, वो खोली गई थी हुगली के पास में 1651 में। तो 1651 में हुगली के समीप बंगाल राज्य में व्यापारी कोठी खोली गई थी अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1661 में इंग्लैंड के राजा, इस समय पर अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया था, क्योंकि पुर्तगाल जो थे वो सबसे पहले आए थे 1498 में और उन्होंने हिंद सागर पर अपना एकाधिकार स्थापित कर दिया था। और जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, तो अंग्रेज भी अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे। इस प्रकार से दोनों जो शक्तियां थी, पुर्तगाल और अंग्रेज, इन दोनों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया था। परंतु 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ था। 1661 में अंग्रेजी राजा, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ था। जब इनका विवाह हो गया था तो दहेज के रूप में बंबई जो आज के समय में हमारा मुंबई है, बंबई द्वीप को पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में अंग्रेजों को व चार्ल्स द्वितीय को दे दिया था। बंबई द्वीप दे दिया था। वह बदले में 1668 में सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए में ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। दोबारा से देखिए कि 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी हो जाती है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ, और पुर्तगाल जो थे वो दहेज के रूप में बंबई द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दे देते हैं। और आगे चलकर चार्ल्स द्वितीय बंबई द्वीप को 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि बंबई का जो गवर्नर था 1669 से लेकर 1677 तक, वो थे गेराल्ड ओगियार बंबई के गवर्नर थे 1669 से लेकर 1677 तक। बंबई वही द्वीप है जिस पर, मतलब कि 1661 में जब इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन की शादी हुई थी, तो पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को बंबई द्वीप दिया था। और आगे चलकर 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई द्वीप को अंग्रेजों को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया था। तो उस समय जो बंबई के संस्थापक माने जाते हैं, वास्तविक जो संस्थापक माने जाते हैं, वो हैं हमारे गेराल्ड ओगियार, जो बंबई के गवर्नर थे 1669 से लेकर 1677 तक।
इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अंग्रेजों ने अपने कुछ कोठी व फैक्ट्रियां बनाई थी, जैसे कासिम बाजार में, पटना में और राजमहल में अपनी कोठी बनाई थी अंग्रेजों ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि इंग्लैंड में न्यू कंपनी नामक एक व्यापारिक संस्था बनाई गई थी। न्यू कंपनी के नाम से एक संस्था बनाई थी 1688 में। 1688 में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1694 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रस्ताव के अंतर्गत, मतलब कि 1694 में हाउस ऑफ कॉमन ने एक प्रस्ताव दिया था और उस प्रस्ताव के अनुसार 1698 में दो कंपनियों का गठन हुआ था। वह दो कंपनियों की स्थापना हुई थी। पहली कंपनी थी हमारी जर्नल सोसाइटी, दूसरी कंपनी थी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। दोबारा से देखिए कि 1688 में एक संस्था बनाई गई थी न्यू कंपनी, और 1694 में हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रस्ताव के अनुसार 1698 में दो कंपनियों का गठन हुआ था। एक थी हमारी जर्नल सोसाइटी और दूसरी थी हमारी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जो हमारी अभी ये तीन कंपनी हैं, एक 1688, 1698 में जर्नल सोसाइटी, 1698 में ही इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। इन तीनों कंपनियों को मर्ज कर इनका विलय कर एक कंपनी की स्थापना की गई थी, वह एक कंपनी का गठन किया गया था, जो 1708 में इन तीनों कंपनियों का विलय करके द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। जिस प्रकार से 1599 में इंग्लैंड में एक कंपनी का गठन हुआ था और 1600 ईस्वी में भारत में उस कंपनी का स्थापना की गई थी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, परंतु आगे चलकर इन तीन कंपनियों का विलय करके उसमें बदलाव किया गया और 1708 में द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जब 1708 में इस कंपनी का नामकरण कर दिया गया था, तो 1833 चार्टर्ड एक्ट के अनुसार, 1833 में जो चार्टर्ड एक्ट हुआ था, 1833 के चार्टर्ड एक्ट के अनुसार इस कंपनी का नाम बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रख दिया गया था 1833 में। और 1833 जो चार्टर्ड एक्ट है, 1833 चार्टर्ड एक्ट के अनुसार ही जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत, मतलब बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहने लगे थे, और पहला जो भारत का गवर्नर जनरल बना था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। 1833 के चार्टर्ड एक्ट को ही सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि बंगाल में, वैसे तो बंगाल में अंग्रेजों ने अपनी जो व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई थी बंगाल में, 1651 में की गई थी, हुगली नदी के किनारे की गई थी या हुगली क्षेत्र में की गई थी। परंतु अंग्रेजों को जो सबसे पहले बंगाल में व्यापार करने का या जो कर मुक्त करने का जो शुरुआत हुई थी, वो हुई थी हमारी कि बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दी गई थी 1651 में, और ये छूट जो दी थी वो ग्रेवियन बाटन को शाह सुजा ने दी थी। शाह सुजा के दरबार में, शाह सुजा सूबेदार था, शाह सुजा ही औरंगजेब का पुत्र है, और शाह सुजा के दरबार में चिकित्सक ग्रेवियन बाटन रहता था, और वो ग्रेवियन बाटन ने ही एक कंपनी के लाइसेंस के लिए
शाह शुजा से आज्ञा ली थी और शाह शुजा ने ही 1651 में व्यापारिक छूट दी थी इन्हें। तो ये अंग्रेजों की पहली व्यापारिक छूट मानी जाती है बंगाल में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने 3000 वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी। मतलब कि 3000 वार्षिक कर के बदले उन्होंने अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी बंगाल में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1672 ईस्वी में शाइस्ता खान ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी को कर में छूट दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1680 में औरंगजेब ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चुंगी कर के लिए परेशान नहीं किया जाएगा। जब औरंगजेब ने यह कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चुंगी कर के लिए परेशान नहीं किया जाएगा और औरंगजेब ने अंग्रेजों से 2% चुंगी कर के बदले 1.5% जजिया कर लिया था। दोबारा से देखिए एक बारी कि 1680 में औरंगजेब ने यह कह दिया था कि चुंगी कर के लिए अंग्रेजों को परेशान नहीं किया जाएगा और औरंगजेब ने अंग्रेजों से 2% चुंगी कर के बदले 1.5% जजिया कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि अक्टूबर 1686 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली को जीत लिया था, परंतु जब यह संघर्ष हुआ था तो औरंगजेब ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जॉब चारनाक ने अगस्त 1690 में सूतानाती में एक अंग्रेजी कोठी की स्थापना की थी। तो सूतानाती में जो अंग्रेजी कोठी की स्थापना हुई थी वो 1690 में हुई थी जॉब चारनाक के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि बंगाल के सूबेदार अजीम उल शाह ने 1698 में अंग्रेजों को सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी दे दी थी। अजीम उस शान जो थे वो औरंगजेब के पौत्र थे। उस समय वो बंगाल के सूबेदार थे और उन्होंने 1698 में अंग्रेजों को 3 गांवों की जमींदारी दे दी थी। पहले गांव था सूतानाती, दूसरा गांव था कलिकाता और तीसरा गांव था गोविंदपुर। और यह कहा जाता है कि इन तीनों गांवों को मिलाकर ही इनका नाम रखा गया था फोर्ट विलियम। ये जो क्षेत्र थे इन तीनों क्षेत्रों का नाम फोर्ट विलियम रखा गया था। और फोर्ट विलियम के जो प्रथम प्रेसिडेंट बने थे वो थे सर चार्ल्स आयर पहले प्रेसिडेंट बने थे फोर्ट विलियम के। और फोर्ट विलियम का जो क्षेत्र आता था वो था 3 गांव जो थे हमारे सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर। और इन तीनों की गांवों की जो जमींदारी मिली थी वो 1698 में अंग्रेजों को मिली थी और अंग्रेजों को औरंगजेब के पुत्र अजीम उस शान ने दी थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम को प्रथम प्रेसिडेंसी घोषित कर दिया गया था। और यह जो ब्रिटिश भारत था, भारत का वह क्षेत्र जिन पर ब्रिटिश का राज था उसको हम ब्रिटिश भारत कहते हैं। और ब्रिटिश भारत का 1774 से लेके 1911 तक यह फोर्ट विलियम ब्रिटिश भारत की राजधानी रही थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था भारत में, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मतलब कि नारिस मिशन 1698 में इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय ने 1698 में एक अन्य कंपनी की स्थापना की थी जो थी हमारी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से प्रसिद्ध हुई थी।
और इस कंपनी का मेन जो मोटिव था, जो मकसद था, वो था हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक लाभ हो रहा था, वही लाभ यह कंपनी लेना चाहती थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस कंपनी ने व्यापारिक लाभ प्राप्त करने के लिए सर विलियम नारेस को औरंगजेब के पास भेजा था। दोबारा से देखिए कि नारिस मिशन मतलब एक कंपनी का गठन हुआ था 1698 में। 1698 में इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय ने एक अन्य कंपनी की स्थापना करी थी। उस कंपनी का नाम था इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से वो कंपनी जानी जाती थी। और इस कंपनी ने व्यापारिक लाभ प्राप्त करने के लिए सर विलियम नारिस को औरंगजेब के पास भेजा था कि जाइए मुगल बादशाह से व्यापारिक लाभ जो वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देते हैं, वो ही व्यापारिक लाभ हमारी कंपनी को मिलना चाहिए। तो ये था हमारा नारिस मिशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जन शर्मन मिशन। और जन शर्मन मिशन 1715 ईस्वी में हुआ था। पहला पॉइंट है हमारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1715 में जॉन शर्मन की अध्यक्षता में कलकत्ता में एक दूत मंडल मुगल दरबार में भेजा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1715 ईस्वी में जॉन शर्मन की अध्यक्षता में कलकत्ता से जो अंग्रेजी भारत ब्रिटिश भारत की जो राजधानी थी कलकत्ता से 1715 में एक दूत मंडल भेजा था मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार में। और जो ये दूत मंडल आया था जिसकी अध्यक्षता जॉन शर्मन ने की थी, उसकी कुछ शर्तें थी। जैसे शर्तें क्या, वो अपनी कुछ अनुमति लेने आया था। पहली जो अनुमति वो लेने आया था वो था कि औरंगजेब के समय लाभ प्राप्त होता था। मतलब 1715 में फरूक सियर मुगल शासक था, तो मुगल जो सम्राट था फरूक सियर के दरबार में आया था जॉन शर्मन, और उनकी पहली शर्त थी कि औरंगजेब के समय में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ प्राप्त होता था वही लाभ प्राप्त अब हमें होना चाहिए। ये उनकी पहली शर्त थी। दूसरी क्या थी कि बंगाल में सिक्के ढालने की आज्ञा प्राप्त होनी चाहिए। मतलब बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सिक्के ढाले, व अपने सिक्के बनाए और अपने क्षेत्रों में वो सिक्के चलाए। तीसरी क्या थी? तीसरी जो शर्त थी वो थी कि कलकत्ता जो ब्रिटिश भारत की राजधानी थी, कलकत्ता के समीप 38 गांव खरीदने की अनुमति लेना चाहते थे वो मुगल शासक फरूक सियर से। और इस दूत मंडल में एडवर्ड स्टीफंस, विलियम हैमिल्टन नामक सर्जन व ख्वाजा सेहूद थे। दोबारा से देखिए एक बारी कि 1715 में जॉन शर्मन की अध्यक्षता में कलकत्ता से एक दूत मंडल मुगल दरबार में आता है। उस समय मुगल सम्राट थे फरूक सियर, और वो अपनी कुछ अनुमति लेकर आता है, कुछ शर्तें व कुछ उसकी बातें होती हैं। पहली जो बात थी वो थी कि हमें वही व्यापारिक लाभ मिलना चाहिए जो हमें मुगल सम्राट औरंगजेब के समय में मिलता था। दूसरी जो शर्त थी वो थी कि बंगाल में हमें सिक्के ढालने की आज्ञा मिलनी चाहिए। तीसरी थी उनकी कि कलकत्ता के समीप 38 गांव खरीदने की अनुमति मिलनी चाहिए। तो ये थी उनकी 3 शर्तें। उसके बाद जो दूत मंडल था जिसकी अध्यक्षता जॉन शर्मन कर रहा था, इस दूत मंडल में और भी सदस्य थे। एक तो थे जॉन शर्मन, दूसरे जो थे वो थे एडवर्ड स्टीफंस, तीसरे जो सदस्य थे वो थे विलियम हैमिल्टन, और विलियम हैमिल्टन एक सर्जन थे। चौथे जो थे वो थे ख्वाजा सेहूद।
ख्वाजा सईद एक व्यक्ति थे जो कई भाषाओं का ज्ञान भी रखा करते थे। तो ये थे दूत मंडल के सदस्य। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब फर्रुख सियर बीमार पड़ जाते हैं तो जब फर्रुख सियर बीमार पड़ जाते हैं तो हैमिल्टन हैमिल्टन सर्जन जो थे वो फर्रुख सियर की बीमारी सही कर देते हैं। और जब फर्रुख सियर की बीमारी सही हो जाती है तो फर्रुख सियर प्रसन्न हो जाते हैं और 1717 में एक शाही फरमान जारी करते हैं। 1717 में फर्रुख सियर एक शाही पर फरमान जारी कर देते हैं और इस शाही फरमान में जो जो बातें थी, पहली जो बात थी वो थी कि 3000 रुपए के बदले, मतलब 3000 वार्षिक कर ले लिया था, 3000 रुपए ले लिए थे फर्रुख सियर ने अंग्रेजों से और बदले में बंगाल में कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी थी 3000 रुपए में। दूसरा जो पॉइंट है हमारा इसमें वो है कि 3000 रुपए में तो दे दी थी बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति। दूसरे पॉइंट है हमारा कि 10,000 रुपए में 10,000 रुपए वार्षिक 10,000 रुपए वार्षिक किराए के रूप में ले लिया था और बदले में सूरत में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। तीसरा जो पॉइंट आता है हमारा तीसरे पॉइंट में कि बंबई में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को मुगल राज्य में चलाया जाएगा। मतलब कि जो उन्होंने बंबई में जो सिक्के ढाले थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सिक्के बनाए थे अपने, उन सिक्कों को अब मुगल राज्य में भी या मुगल क्षेत्र में भी चलाया जाएगा। और यह फरमान जो था, ये जो शाही फरमान फर्रुख सियर ने जारी किया था, और यह कहा जाता है यही फरमान अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा, या इसी फरमान से अंग्रेजों की जो शक्ति थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई थी और अंग्रेजों का विस्तार होता चला गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ब्रिटिश इतिहासकार ओर्स ने शाही फरमान जारी किया गया था 1717 में फर्रुख सियर के द्वारा। और इस शाही फरमान में अंग्रेजों को 3 अधिकार प्राप्त हुए थे। अधिकार तो बहुत सारे प्राप्त हुए थे, परंतु जो महत्वपूर्ण 3 अधिकार थे वो थे कि पहले बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया था 3000 वार्षिक किराए देकर। दूसरा पॉइंट जो था उसमें कि 10,000 वार्षिक किराया फर्रुख सियर को देकर सूरत में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। तीसरा पॉइंट था हमारा इसमें कि बंबई में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सिक्के ढाले जा रहे थे, अंग्रेजी सिक्के, और उन सिक्कों को मुगल क्षेत्र में चलाने का भी अधिकार प्राप्त हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये थे कुछ जो शाही फरमान हुआ था, उसमें अंग्रेजों को कुछ अधिकार प्राप्त हुए थे। तो ब्रिटिश इतिहासकार ओर्स ने इस शाही फरमान को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है। और इस फरमान से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्ति थी, वह जो विस्तार था, उसमें बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी और उन्हें बहुत सारा लाभ हुआ था इस शाही फरमान से। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1615, जहांगीर मतलब भारत में 1615 में आया था सर टॉमस रो। तो जब 1615 में भारत में आया था तो सर टॉमस रो 10 जनवरी 1616 में अजमेर में मैगजीन दुर्ग में जहांगीर से मिला था। और जब वो जहांगीर से मिला था 1616 में, तो सर टॉमस रो ने जो सूरत में अंग्रेजों की कोठी खोली गई थी, जो फैक्ट्री खोली गई थी 1613 में उस कोठी को स्थायी रूप व उसको मान्यता प्राप्त करवाई थी। अंग्रेजों की जो कोठी सबसे पहले जो हुई थी वो 1608 में हुई थी सूरत में, परंतु उसमें जहांगीर ने उन्हें अधिकार नहीं दिया था, तो वो असफल रही थी। उसके बाद 1611 में मसूलीपट्टनम में व्यापारी कोठी खोली गई थी।
1613 में सूरत में खोली गई थी और सूरत की जो कोठी थी इसी को ही स्थायी रूप या इसी को ही मान्यता दिलवाई थी सर थॉमस रो ने जब वो जहांगीर से मिला था 1616 में अजमेर में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1759 में 1759 में अंग्रेजों का बेदरा का युद्ध हुआ था मध्य प्रदेश में और यह युद्ध डचों के साथ हुआ था और इसमें डचों को पराजित कर दिया था। दोबारा से देखिए कि 1759 के बेदरा युद्ध में, बेदरा युद्ध जो मध्य प्रदेश में हुआ था और यह युद्ध डचों के साथ हुआ था अंग्रेजों का और अंग्रेजों ने इस युद्ध में डचों को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1760 से 1761 में एक युद्ध चला था बॉडीवाश का युद्ध और इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया था। तो दो युद्ध हुए थे, एक डचों के साथ हुआ था 1759 में, डचों को पराजित कर दिया था। दूसरे युद्ध में 1760 में 1761 में युद्ध हुआ था बॉडीवाश का युद्ध और इस युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि मद्रास को पट्टे पर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा और जब मद्रास को पट्टे पर लिया जाता है तो मद्रास में उस समय चंद्रगिरी राज्य का एक राजा था जो था अंगियप्पा। तो अंगियप्पा से मद्रास को पट्टे पर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा और जब वो पट्टे पर ले लेते हैं मद्रास को तो मद्रास में किलेबंदी करवाया जाता है और एक किला बनवाया जाता है जो था हमारा फोर्ट सेंट, और ये किला फोर्ट सेंट जो बनवाया जाता है वो 1639 ईस्वी में बनवाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1686 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय था वो सूरत से बदलकर बंबई में कर लिया था। सूरत जो सबसे पहले मुख्यालय था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जहां पे उन्होंने स्थायी फैक्ट्री खोली थी 1613 में, तो 1686 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से ट्रांसफर होकर बंबई में स्थानांतरित हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हज यात्रियों को बंदी बनाया गया था एक अंग्रेज के द्वारा और जब हज यात्रियों को बंदी बना लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, एक अंग्रेजी अधिकारी के द्वारा, तो उसको औरंगजेब ने उस अंग्रेजी गवर्नर, और उस गवर्नर का नाम था सर जॉन चाइल्ड को 1688 ईस्वी में भारत से बाहर भेज दिया गया था। दोबारा से देखिए कि हज के यात्रियों को बंदी बनाया गया था अंग्रेजी गवर्नर सर जॉन चाइल्ड के द्वारा 1688 में, और जब उसने हज के यात्रियों को बंदी बना लिया था तो इससे औरंगजेब नाराज हो गए थे और उस अंग्रेजी गवर्नर को भारत से बाहर भेज दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है, पूर्वी भारत का जो हिस्सा है, उस पूर्वी भारत में कारखाना खोला गया था बालासोर उड़ीसा में है, जो 1633 में स्थापित किया गया था। मतलब पूर्वी भारत में कारखाना बालासोर उड़ीसा 1633 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जब सर थॉमस रो जहांगीर भारत में आते हैं 1615 में और जहांगीर से मिलते हैं 1616 में, अजमेर में मिलते हैं, और जो 1613 की स्थायी जो फैक्ट्री थी सूरत की उसको स्थायी रूप दिया जाता है, उसको मान्यता प्राप्त करवा दी जाती है थॉमस रो के द्वारा। तो सर थॉमस रो व एडवर्ड टेरी पादरी 1615 व 1616 में जहांगीर से अजमेर में मिले थे और वो अपने साथ जहांगीर के लिए कुछ उपहार भी लेके आए थे। जैसे वो अपने साथ 6 दरबार के चित्र लेके आए थे, एक लाल बग्गी लेके आए थे और एक चश्मा लेके आए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जो बनाया गया था वो टॉमस स्मिथ को बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अंग्रेजों ने 1619 में अपने कुछ कारखाने व कुछ कोठियों की स्थापना करी थी। जैसे
1619 में आगरा में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में, भड़ौच में इन स्थानों पर अंग्रेजों ने अपने कारखाने की स्थापना व कारखाने लगवाए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 1619 तक जो अंग्रेजों के कारखाने थे वो 1619 तक लगाए गए जो कारखाने थे वो सूरत से नियंत्रित होते थे। सूरत में जो उन्होंने 1613 में अपनी जो पहली फैक्ट्री लगाई थी वहां से ही जो उनके अन्य कारखाने थे उनको नियंत्रित किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पूर्वी भारत में, पूर्वी क्षेत्र में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अंग्रेजी बस्तियां थी। पूर्वी भारत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अंग्रेजी बस्तियां थी जो फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन थी। फोर्ट सेंट जॉर्ज को हमने अभी पढ़ा है 1639 में इस फोर्ट की व इस दुर्ग की, इस किले की स्थापना, इस किले को बनवाया गया था अंग्रेजों के द्वारा जब उन्होंने मद्रास को पट्टे पर लिया था अंगियप्पा राजा से, जो चंद्रगिरी का राजा था अंगियप्पा, उससे मद्रास को पट्टे पर लिया गया था और वहां पे सेंट फोर्ट दुर्ग, सेंट फोर्ट किले की स्थापना करवाई गई थी और इस किले के अधीन ही थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो बस्तियां बनाई गई थी वो इस किले की अधीन ही थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि अंग्रेजों के कुछ कारखाने थे, जैसे कन्नूर में उनका कारखाना था, बंबई में, खंबात, अजमेर में, सैरामपुर में, विशाखापट्टनम में, नेल्लोर में, से इन स्थानों पर व्यापारिक केंद्र थे। परंतु जो व्यापारिक कोठी सबसे पहले बनाई गई थी वो 1611 में मसूलीपट्टनम में बनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1765 में अंग्रेजों का, हमने अपने बंगाल राज्य की जो वीडियो करी है, जो हमने क्लास करी है बंगाल राज्य, उसमें हमने प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था और बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था उनको हमने पूरे विस्तार से पढ़ा है। तो 1765 में, वो 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ 3 शक्तियां थी। एक थे मीर कासिम, दूसरे थे अवध के नवाब और तीसरे थे मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। तो इसमें अंग्रेज जो हैं वो जीत जाते हैं और मीर कासिम भागकर दिल्ली चले जाते हैं और 1677 में दिल्ली में उनका निधन हो जाता है। उसके बाद अवध के नवाब के साथ इनकी इलाहाबाद की संधि होती है अंग्रेजों की, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ भी इनकी इलाहाबाद की संधि होती है और ये दोनों संधियां ही 1765 में हुई थी। 1765 में शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की जो संधि थी, इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 में अंग्रेज और मुगलों के बीच में हुई थी और मुगलों का जो नेतृत्व किया था वो शाह आलम द्वितीय था, उस समय मुगल बादशाह। तो 1765 में शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी थी अंग्रेजों को। किस संधि में? इलाहाबाद की संधि में दे दी थी जब बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने इन्हें पराजित कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि अंग्रेजों के द्वारा कुछ नीतियां चलाई गई थी जिससे अंग्रेजों ने भारत पर अपना एकाधिकार साम्राज्य स्थापित कर दिया था। धीरे धीरे जो अन्य क्षेत्र भी थे उन्हें, जैसे अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, हमारा मैसूर हो गया, इन सबको सहायक संधि के द्वारा अपने क्षेत्र में, अपने अंग्रेज जो ब्रिटिश भारत था उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो कुछ नीतियां हैं अंग्रेजों के द्वारा, जैसे सबसे पहली नीति थी इनकी फूट डालो राज करो, कि फूट डालो, जो एक साथ हैं उनमें फूट डाल दो और राज करो। दूसरी जो थी वो थी सहायक संधि, और सहायक संधि के जो जनक माने जाते हैं वो लॉर्ड वेलेस्ली माने जाते हैं। और सहायक संधि के द्वारा ही जिन क्षेत्रों का कोई उत्तराधिकारी नहीं था या जिन क्षेत्रों पर कोई मजबूत नेतृत्व करने वाला कोई राजा नहीं था तो उनको सहायक संधि के द्वारा ही अंग्रेजी क्षेत्र में मिला लिया गया था। तीसरी जो नीति थी वो थी हमारी लैप्स की नीति, और लैप्स की नीति लॉर्ड डलहौजी इसके जनक
माने जाते हैं और इसके द्वारा भी अंग्रेजी क्षेत्रों को वो भारतीय क्षेत्रों को मिलाया गया था। तो ये 3 नीतियां थी जिसमें ब्रिटिशों को बहुत ज्यादा लाभ हुआ था इस इन नीतियों से। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें आज हमने जो यूरोपीय कंपनी जो अंग्रेज भारत में आए थे उनकी हमने संपूर्ण जानकारी आज हमने अपनी क्लास में जानी है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी जो हमने हमारा टॉपिक थ्योरी में किया है कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो हमने अपनी पूरी जानकारी थ्योरी के माध्यम से पढ़ी है। तो अब हम हमारे जो अंग्रेजों से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनको अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपकी 1600 ईस्वी में हुई थी भारत में, परंतु इंग्लैंड में ये 1599 में की गई थी। तो 1600 में एलिजाबेथ प्रथम ने इन्हें भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी 15 साल के लिए, परंतु 1609 में इन्होंने इस अनुमति को अनिश्चित काल के लिए कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के दरबार में गया था? तो विलियम हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था, परंतु ये 1608 में जो फरमान लेके आया था वो अकबर के लिए संदेश लेके आया था, परंतु अकबर की उस समय मृत्यु हो जाती है और जो मुगल बादशाह बनते हैं वो बनते हैं जहांगीर। तो ये जहांगीर के दरबार में आए थे और ये जेम्स प्रथम के दूत बनकर आए थे, क्योंकि एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है 1603 में और ये अकबर के नाम का संदेश लेकर आते हैं, परंतु उस समय मुगल बादशाह थे जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर थॉमस रो भारत कब आए थे? तो सर थॉमस रो भारत में आए थे 1615 में। 1615 में भारत में आए थे और सर थॉमस रो ने 1616 में वो जहांगीर से मिलते हैं ये अजमेर में। जहांगीर से अजमेर में मिलते हैं और अजमेर में मैगजीन दुर्ग में ये जहांगीर से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री थी वो सूरत में स्थापित हुई थी। पहली फैक्ट्री 1613 में हुई थी स्थापित और 1616 में इसको स्थायी मान्यता प्राप्त हो गई थी और स्थायी मान्यता प्राप्त इसको सर थॉमस रो के द्वारा हुई थी। सर थॉमस रो ने इसकी मतलब स्थायी मान्यता प्राप्त करवाई थी जहांगीर के कहने पर। और जो पहली फैक्ट्री हुई थी मतलब वो सूरत में असफल हुई थी 1608 में, ये असफल रही थी और 1611 में पहली व्यापारिक फैक्ट्री खोली गई थी मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कब हुई थी? तो मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना 1639 में की गई थी। मद्रास को चंद्रगिरी के राजा अंगियप्पा से पट्टे पर लिया गया था अंग्रेजों ने मद्रास को, और इसी पर ही किलेबंदी करके फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बॉम्बे अंग्रेजों को किससे मिला था? तो बॉम्बे अंग्रेजों को पुर्तगालियों से मिला था और ये पुर्तगालियों को भी है जब 1661 में अंग्रेजों के चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन की इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी में जो पुर्तगाल दहेज के रूप में बॉम्बे को अंग्रेजों को दे देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कलकत्ता की स्थापना किसने की थी। तो कलकत्ता की स्थापना जॉब चारनाक ने की थी। और ये कहा जाता है कि कलकत्ता का जो पुराना नाम था वो था सूतानाती किला। सूतानाती सूतानाती किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध हमारा 1757 को हुआ था। 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को यह युद्ध हुआ था। और यह युद्ध हमारा अंग्रेज वर्सेस सिराजुद्दौला, जो बंगाल का नवाब था, सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। और सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो था हमारा मीर जाफर। वो था हमारा मीर जाफर। और मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था। इससे सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध हुआ था हमारा 1764 में। और यह युद्ध हमारा एक तरफ थे हमारे अंग्रेज, एक तरफ थे अंग्रेज और दूसरी तरफ थी तीन संयुक्त सेनाएं। पहली थी मुगल सेना शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में। दूसरे थे दूसरे थे हमारे मीर कासिम और तीसरे थे अवध के नवाब, अवध के नवाब जो थे हमारे सिराजुद्दौला। और इन तीनों के साथ अंग्रेजों का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हो गए थे। और मीर कासिम की मृत्यु हो जाती है फिर 1770 में दिल्ली में। और मुगलों के साथ इलाहाबाद की संधि होती है और अवध के साथ भी इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1765 में अंग्रेजों को दीवानी अधिकार किसने दिया था। तो अंग्रेजों को जो दीवानी अधिकार मिला था वो हमारा शाह आलम द्वितीय से मिला था। जब शाह आलम द्वितीय के साथ जब बक्सर का युद्ध होता है तो बक्सर के युद्ध में मुगलों का जो बादशाह था शाह आलम द्वितीय ने जो साथ दिया था वो मीर कासिम का दिया था। तो जब अंग्रेजों के द्वारा वो तीनों जो संयुक्त सेना थी उसको हरा दिया जाता है तो मीर कासिम की मृत्यु हो जाती है दिल्ली में। और अंग्रेज और जो हमारे शाह आलम थे उनके साथ संधि होती है। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को। और इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है इनके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दीवानी अधिकार का अर्थ क्या है। तो दीवानी अधिकार का अर्थ है हमारा कि राजस्व वसूली का अधिकार, राजस्व वसूली का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजों की नीति फूट डालो और राज करो किस पर आधारित थी। तो यह नीति जो थी यह हमारी भारतीय राज्यों में आपसी मतभेद से थी। मतलब कि आपस में मतभेद करवा दो और वो दोनों आपस में लड़ते रहेंगे और अंग्रेज राज करते रहेंगे। और इनकी एक और नीति थी जो थी हमारी सहायक संधि। और यह संधि के जो जनक माने जाते हैं वो वेलेजली माने जाते हैं। और एक और थी हमारी वो नीति जो थी हमारी लैप्स की नीति, जो थी हमारी लैप्स की नीति, लैप्स की नीति। और इसके जनक माने जाते हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजों ने बंगाल में पहला किला कौन सा बनाया था। तो अंग्रेजों ने बंगाल में पहला किला बनाया था हमारा फोर्ट विलियम। पहला किला बनाया था फोर्ट विलियम। और ये कहा जाता है कि फोर्ट विलियम जो किला बनाया था वो पहले व्यक्ति के ऊपर इसका नामकरण किया गया था। तो प्रथम व्यक्ति के नाम पर जो किले का नामकरण किया गया था वो था फोर्ट विलियम। और बंगाल में ही जो पहली कोठी बनाई गई थी, जो पहली फैक्ट्री बनाई गई थी वो थी 1651 में हुगली नदी के पास। और फोर्ट विलियम के जो प्रथम प्रेसिडेंट बने थे फोर्ट विलियम के वो थे हमारे सर चार्ल्स आयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि अंग्रेजों को
बॉम्बे किस वर्ष मिला था? तो अंग्रेजों को जो बॉम्बे मिला था वो 1668 में मिला था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को। वैसे तो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था 1668 में। वह शादी तो हो जाती है इनकी 1661 में। शादी मतलब अंग्रेजों का जो राजा होता है, जो राजकुमार होता है, चार्ल्स दर्ते और कैथरीन जो पुर्तगाल की राजकुमारी होती है, इन दोनों की शादी हो जाती है। और पुर्तगाल वाले जो होते हैं वो बॉम्बे को दहेज के रूप में दे देते हैं। तो चार्ल्स दर्ते 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे शहर दे देता है 1668 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो बक्सर का जब युद्ध हुआ था, तो बक्सर का युद्ध हमारा 1764 में हुआ था, बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में दो संधियां हुई थी। पहली संधि थी हमारी इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की दो संधियां हुई थी, और इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को, और दूसरी हुई थी 16 अगस्त 1765 को। पहली संधि हुई थी अंग्रेज और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में, और दूसरी जो संधि हुई थी वो हुई थी अंग्रेज और अवध के नवाब के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजों का वास्तविक राजनीतिक शासन भारत में कब से शुरू हुआ था? वैसे तो शुरू में ही जब अंग्रेज आ गए थे हमारे 1600 में, जब इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, और 1600 से 1611 में पहली अस्थायी व्यापारिक कोठी बनाई गई थी मसूलीपट्टनम में, और 1613 में स्थायी कोठी बनाई गई थी सूरत में। तो शुरू से ही अंग्रेजों का अपना राजनीतिक शासन शुरू हो गया था। परंतु जब इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, तो इलाहाबाद की 1765 की संधि में जो मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार व उड़ीसा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की जो दीवानी थी वो अंग्रेजों को दे दी थी इलाहाबाद की पहली संधि में 1765 में। तो ये कहा जाता है कि इसी संधि से अंग्रेजों का वास्तविक राजनीतिक शासन भारत में शुरू हो गया था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू।